बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। मैं हूं मोहम्मद उमर असलम और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ पर प्रोग्राम जायज़ा। प्रोग्राम जायज़ा में आज की अच्छी बात, हर एक के लिए दुआ करने वाले बन जाओ, खुदा तुम्हें साहिब दुआ बना देगा। प्रोग्राम जायज़ा में आज जिन खबरों पर बात करेंगे वो आपसे शेयर कर लेते हैं। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का दौरा सऊदी अरब, जबकि मुल्क की माशी सूरत हाल पर भी आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। इन टॉपिक्स पर बात करने के लिए स्टूडियो में मौजूद मेहमानों से आपका तारुफ करवा दें। बहुत ही मोहतरम सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सज्जाद मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार बहुत ही मोहतरम सलमान गनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, बड़ा इंपॉर्टेंट दौरा है, दौरा सऊदी अरब के हवाले से बात करें। पहले तो रमज़ानुल मुबारक भी है, तो फिर इस में वैसे ही बाबरकत महीने में सऊदी अरब का दौरा किया प्राइम मिनिस्टर ने, लेकिन हम माशी सूरत हाल के हवाले से भी डिस्कस करेंगे। रोज़े रसूल पर जो है वो प्राइम मिनिस्टर ने और उनके साथ जो दीगर अरकान हैं, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ थी, उन्होंने हाज़िरी दी। फिर कल जो है वो उम्रे की अदायगी के लिए मक्का में रहे, अहम मुलाकातें भी जारी हैं। कैसे देख रहे हैं इस दौरे को? असल बात यह है कि ये इस फैमिली का एक तरह के रवाज हो गया था, एक इनकी आदत हो गई थी कि कुछ कह लीजिएगा। और काफ़ी अर्सा सऊदी अरब में रहे, नवाज शरीफ भी, शहबाज शरीफ भी, बाकी पूरी फैमिली भी। ये अपना हर रमज़ान का आखिरी अशरा ख़ास तौर पर रोज़ा रसूल पे गुजारते थे। उम्रे पे जो जाते ही थे वो तो एक दूसरी शक्ल बनती है, इबादत की शक्ल तो वही बनती है, लेकिन फिर रोज़ा रसूल पर हाज़िरी भी देते थे और एक ख़ास अकीदत का इनका इजहार उनके साथ होता था। जी। फिर पाकिस्तान आने के बाद भी या लंदन जाने के बाद भी इनकी कोशिश होती थी कि ये आखिरी दिन वहाँ गुजारें और खासे ये एक खजू व खुशू के साथ अपनी वहाँ हाजिर देते थे। इस बार बल्कि मैं अभी बात कर रहा था सलमान के साथ भी, हैरानी हुई कि इस पर नवाज शरीफ नहीं जा पाए। क्यों नहीं जा पाए? शायद तबीयत की बात हो या कुछ ऐसी सूरत हाल हो, लेकिन शहबाज शरीफ और साथ ही मरियम भी जो है वहाँ गई है और शायद शहबाज शरीफ की पूरी फैमिली भी वहाँ मौजूद है। इस लिहाज से तो एक ज़ाती खालिस्तान दौरा आप कह सकते हैं, लेकिन आपके वज़ीर ख़जाना साथ मौजूद हैं। ये बात तय है कि शायद उनकी इंपॉर्टेंट मुलाकातें हो रही हैं, इंपॉर्टेंट मुलाकात होगी। और ये बात तय है कि रिकॉर्डिंग के मसले पर कोई जो फाइनल पाकिस्तान करना चाहता है, सऊदी अरब कुछ ज़्यादा रियायतें मांग रहा होगा, पाकिस्तान कुछ कम दे रहा होगा, लेकिन इसके मामले में कोई जो भी कंप्रोमाइज़ बन सकता है और जो कि सब पॉजिटिव बात हो सकती है, उसके सिलसिले में मुज़ाकरात भी होंगे। वरना वज़ीर ख़जाना का क्या काम था? अगर सिर्फ ये इबादत के लिए गए थे और अल्लाह के हजूर हाजिर देने के लिए गए थे और रोज़ा रसूल पर आप अपने आप को पेश करने गए थे, तो ठीक है, वो तो एक अलग बात हो जाती, वो तो उनका है, वो तो जाती पहले उन्होंने वही काम किया है जो उन्हें करना चाहिए था। लेकिन इसके साथ वो पाकिस्तान के साथ जो जिम्मेदारियां उनकी वज़ीर आज़म के तौर पर वो भी पूरी कर रहे हैं। सही। वो उसमें सबसे ज़्यादा अहम जो इम्पोर्टेंट बात है वो सऊदी सरमायाकारी है जी। और सऊदी सरमायाकारी में ख़ास तौर पर सऊदी अरब इकोटेक पे इंटरेस्टेड है और भी बहुत सारे हम पेश करते हैं, लेकिन इकोटेक के बारे में उनका ख्याल है कि ये एक तरह की गोल्ड माइन है। गोल्ड माइन इस तरह है कि ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें नफ़ा ही नफ़ा है। सही। इसमें फिजिबिलिटी भी है, हर चीज़ है, पहले इस पर काम भी हुआ है। तो सऊदी अरब उस पर इन्वेस्ट करने को, सरमायाकारी करने को बड़ा अपने लिए भी फ़ायदेमंद समझता है और पाकिस्तान भी समझता है अगर सऊदी अरब इस पर इन्वेस्टमेंट कर लेगा तो पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से ये एक बड़ी इन्वेस्टमेंट भी होगी और पाकिस्तान में इसके से बेहतरी भी पैदा होगी। ठीक। ऐसी सूरत में और हो सकता है और मुज़ाकरात भी हों, हमारे उनके साथ और प्रोजेक्ट भी हैं, आई रिफाइनरी लगाने का भी है और दूसरे भी हैं, लेकिन इस वक्त जोर जिस बात पे दिया जा रहा है वो रिकोडिक पे दिया जा रहा है। रिकोडिक के नाम पे हमारे बहुत पैसे खाए गए हैं, आर्मी ताकतों ने बहुत लूटा है हमें। तो अब हम चाहते हैं कि कम से कम कोई ऐसा एग्रीमेंट करें जिसके ज़रिए से पाकिस्तान के अवाम को, बलूचिस्तान के लोगों को फ़ायदा पहुँचे और ये फ़ायदा पाकिस्तान की मईशत को एक नया, अगर इन्वेस्टमेंट बाहर से आती है, किसी भी तरीके से आती है, किसी काम के लिए आती है, चीन की आती है, सऊदी अरब की आती है, यूएई की आती है, कोई भी आती है, वो पाकिस्तान की इकोनॉमी को बूस्ट करेगी। ठीक। हमें कर्जों की जरूरत नहीं है। सही। हमने सऊदी सफीर को भी ये बताया कि भाई हमें कर्जे नहीं चाहिए, सही, इन्वेस्टमेंट चाहिए। ठीक। आप आए, अपना पैसा लगाएं, नफा नुकसान को आप खुद मॉनिटर करें और देखें, जो नफा आपको होता है आप ले जाएं, जो हमारा होगा हमारा हिस्सा हमारे पास रख लीजिएगा। तो मेरे ख्याल में इस लिहाज से ये बहुत इंपॉर्टेंट और पॉजिटिव दौरा है और पहला दौरा है। और चूंकि पहला दौरा है, ये भी इंपॉर्टेंट ये हो रहा है, इसके IMF के नए माहदे से पहले और दरमियान के वक्फे में हो रहा है, इसलिए नजर आता है कि इस ब्लॉक में इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि अगर वो हमें इन्वॉल्व करेंगे तो शायद हम सी पैक में उनके ख्याल में कोई कदम जरा सोच समझ के आगे बढ़ाएं, वरना शायद तो हम उस ब्लॉक से
निकलने का भी सोचने वाली बात इस तरह की नजर आती है। ठीक सर, बड़ा इंपॉर्टेंट दौरा है, वज़ीर आज़म बनने के बाद पहला दौरा है। और जिस तरह अभी सजाद मीर साहब भी बात कर रहे थे कि इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से भी, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब को आप भी बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं, जब IMF का एग्रीमेंट हो रहा था गवर्नर हाउस में, जब तकरीब हो रही थी, तो उस वक्त भी शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि ये लम्हा फ़ख्रिया नहीं है, फ़िक्री है, यानी फ़िक्र की बात है, इन्वेस्टमेंट्स आनी चाहिए। कब तक जो है हम इस तरह करते रहेंगे? तो इन्वेस्टमेंट्स बहुत ज़रूरी हैं सर। देखें, इस दौरे का बुनियादी मकसद तो उम्रे की अदायगी था। और वैसे अगर आप पाकिस्तान की सियासी तारीख़ उठा कर देखें ना, तो सिर्फ शरीफ फैमिली नहीं, जो भी पाकिस्तान का मुंतखब हुक्मरान होता है वो अपने पहले विज़िट में उसकी तरजीह जो होती है वो सऊदी अरब होती है। सही। सऊदी अरब क्यों होता है? देखिए, सऊदी अरब से हमारे बड़े जज्बाती रिश्ते हैं, हमारे मजहबी रिश्ते हैं। हरमैन शरीफैन वहाँ पर मौजूद है, और जैसा कि आप और मैं गुफ्तगू कर रहे हैं, वहाँ पर लाखों पाकिस्तानी जो है उम्रे की अदायगी के लिए मौजूद हैं। और वहाँ पर उम्रे की अदायगी करने वालों में से सबसे ज़्यादा तादाद पाकिस्तान की है जी। और इस टाइमिंग पे जब शहबाज शरीफ साहब वहाँ पर मौजूद हैं, गुज़िश्ता रात वली अहद ने उनके एजाज़ में अफ्तार और डिनर भी दिया और उनकी मुलाकात भी हुई है। देखिए उमर, इस मरले पे ना तफसीलात कभी सामने नहीं आती। इस मरले पे तो यही बात होगी कि बामी दिलचस्पी के अमूर, और सऊदी अरब और पाकिस्तान जो ये हमेशा के दोस्त हैं। और मैंने जैसे कहा कि एक जज्बाती वाबस्तगी रही है सऊदी अरब की पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तान की सऊदी अरब के साथ। जब मैं पाकिस्तान की सऊदी अरब के साथ वाबस्तगी का जिक्र करता हूँ तो हमारे दफाई मुआहदे हैं उनके साथ जी, कि वहाँ की हुकूमत को, वहाँ के जो वली अहद और उनका जो ख़ानदान है, उनको किसी किस्म के ख़तरे में पाकिस्तान की फ़ौज का एक अहम रोल होता है। ये एक मुआहदा हुआ था। अब बात यह कि जिस सूरत हाल के अंदर शहबाज शरीफ साहब गए हैं, ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान के अंदर पहले मरले में पाकिस्तान के अंदर अगर आप देखें तो गुज़िश्ता 10 रोज़ के अंदर बड़े इंपॉर्टेंट इजलास हुए हैं इस्लामाबाद में मुआशी सूरत हाल की बहाली और तरक्की के हवाले से, और उनमें से 3 ऐसे इजलास थे जिसमें पाकिस्तान के सिपा सालार भी मौजूद थे। इसलिए कि आपने एक प्लेटफार्म ऐसा SIB का जो प्लेटफार्म बनाया, उसमें आपने मादनियात, उसमें ज़राअत, उसमें पाकिस्तान की मईशत के हवाले से बड़े फैसले किए हैं। देखिए, फैसले आप करते हैं, फैसलों पे अमल दरामद। अब फैसलों पे अमल दरामद का वक्त है, और मैं समझता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब यकीनन वहाँ पर आपके सिर्फ वज़ीर ख़जाना नहीं, आपके वज़ीर ख़ारजा भी मौजूद हैं और वज़ीर दिफा भी मौजूद हैं, और यही तीनों इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज़ होती हैं। और यकीनन उनके साथ बैठ कर, जैसे सजाद मीर साहब ने कहा कि रिकॉर्डिंग का इसके अलावा भी बहुत सारे मनसूबे हैं जिसमें वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। और वली अहद का सबसे इंपॉर्टेंट फिक्रा जो पाकिस्तान के हवाले से है, उन्होंने कहा था कि मैं सऊदी अरब में पाकिस्तान का सफ़ीर हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन जब आप मुआशी सूरत हाल के हवाले से हम बात करते हैं तो इसमें कोई शक नहीं कि सऊदी अरब भी आपके साथ खड़ा हुआ, चीन भी आपके साथ खड़ा है, UAE और कतर ने भी आपके साथ। लेकिन बुनियादी चीज़ जो उमर वो ये है कि हम खुद इसमें कितने संजीदा हैं। जब तक हम इस हवाले से यकसू और संजीदा नहीं होंगे तो फिर मामलात आगे की तरफ नहीं बढ़ेंगे। और पहली दफ़ा देखने में आ रहा है कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल और पाकिस्तान की अस्करी लीडरशिप, वो दोनों इस हवाले से यकसुई का मुजाहरा कर रहे हैं। और इस वक्त बड़ा चैलेंज जो है पाकिस्तान को, वो मुआशी चैलेंज है। और मुआशी चैलेंज से निपटने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम की है। सियासी इस्तेहकाम हम किस हद तक तारी कर पाएंगे ये देखना पड़ेगा। देखिए, बात यह कि हमें बुनियादी तौर पाकिस्तान जो है कुदरती वसाइल से मालामाल मुल्क है, पाकिस्तान की कौम बड़ी बाशऊर है, पाकिस्तान की नौजवान नस्ल है, कि इसका हमें थोड़ा सा ये तजिया भी करना चाहिए कि आखिर क्या वजह है कि हम दफाई एतबार से तो खुद कफील हो गए, हमने एटमी धमाके किए। अब ये हो नहीं सकता कि हमारे एक हाथ में तो न्यूक्लियर हो और दूसरे हाथ में कशकोल हो। हमें इस सूरत हाल से बाहर निकलना पड़ेगा, और इस सूरत हाल से बाहर निकलने में बुनियादी रोल तो हुकूमतों का होता है, और हुकूमतों ने बड़े फैसले करने हैं। और मैं एक बात ज़रूर शहबाज शरीफ साहब के हवाले से कहूँगा कि शहबाज शरीफ साहब में एक कुदरत ने एक सलाहियत जो मैंने महसूस की थी पंजाब के माज पे, कि वो नामुमकिन को मुमकिन बनाना जानते हैं, और वो इस वक्त अपनी एक तगदो कर रहे हैं। लेकिन ये बात मैं ज़रूर कहूँगा कि वो सबसे ज़्यादा जोर जो है कफ़ायत शारी पे दे रहे हैं। लेकिन इस वक्त अमलन वो सूरत हाल नज़र नहीं आ रही। बात यह है कि जब आप कफ़ायत शारी पे जोर दे रहे हैं तो फिर ये लोड पाकिस्तान की इशराफिया पे आना पड़ेगा। इसलिए जब हम IMF का जिक्र करते हैं तो मुझे तो आग लग जाती है। हमारी हर बात में IMF, माजी के अंदर ऐसे नहीं था होता। अब इसलिए हुआ कि हमें उनका सहारा लेने की ज़रूरत पड़ी है।
और बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान की मुंतखब हुकूमतें जिन्होंने पाकिस्तान को मुआशी इस्तेहकाम से हमकिनार करना था, वो अपने सियासी तर्ज-ए-अमल के नतीजे में पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करती रही हैं। 2017 तक क्या बता दो, शुमार उठा के देख लें, पाकिस्तान 24वीं बड़ी मुईशत था जी, ये 47वें 48वें नंबर पे हम कैसे आ गए? मियां नवाज शरीफ के दौर की बात मैं इसीलिए कर रहा हूँ ना कि 2017 में नवाज शरीफ की हुकूमत को गैर मुस्तहकम किसने किया जी, क्यों कर किया? क्या वो किरदार सारे ढके छुपे हैं? जी। बिल्कुल ओपन है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि आप सियासतदान को तो कटहरे में लाकर उनको नाअहल भी करार दे देते हैं, उनको जेलों में भी बंद कर देते हैं, उन्हें एग्जाइल में भी भिजवा देते हैं। लेकिन देखें, बात यह कि जो शख्स भी पाकिस्तान की मईशत पे असरअंदाज हो रहा है पाकिस्तान का दुश्मन है और सबको जवाबदेह बनाना चाहिए। तो शहबाज शरीफ साहब को कफ़ायत शारी की अपनी ही मुहिम को उस पर मौसर अमल दरामद करना चाहिए। और IMF आपको कहता क्या है? जी, IMF आपसे कुछ नहीं मांगता, जी। वो अगर आपको डॉलर्स मुहैया करता है तो आपसे ये कहता है कि आप अपना मालियाती डिसिप्लिन कायम करें, सही, आप अपना टैक्स नेट को बढ़ाएं, आप अपने एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में एक बैलेंस कायम करें। तो यही बात है, शहबाज शरीफ साहब ने अपनी जो पॉलिसी लाइंस ड्रॉ की हैं वो बड़ी ज़बरदस्त हैं। देखें, वो कहने की बातें बहुत अच्छी हैं, देखें असल चीज़ होता है उस पर अमल दरामद करना। मैं समझता हूँ कि सऊदी अरब हमारे साथ खड़ा है, चीन खड़ा है, दीगर ममालिक खड़े हैं, बुनियादी फैसले इस्लामाबाद में होने हैं। और जब इस्लामाबाद पाकिस्तान की मईशत की बहाली में संजीदा होगा, बड़े फैसले करेगा, उन पर उसी स्पिरिट के मुताबिक अमल दरामद करेगा, तो दफाई एतबार से खुद इंसारी की मंजिल पर पहुँचने वाला पाकिस्तान फिर मुआशी हवाले से भी खुद इंसारी की मंजिल पर बिल्कुल ठीक। और सजाद मीर साहब, सलमान गनी साहब बड़ी दुरुस्त बात अभी कर रहे थे कि माशी हवाले से भी ये दौरा बड़ा अहम है, क्योंकि हमारी जो माशी सूरत हाल है अगर उसको हमने कंट्रोल करना है, उसको बेहतर करना है, तो सऊदी अरब का ताउन या इन्वेस्टमेंट बड़ी ज़रूरी है। सर नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। मैंने भी पहले यही बात कही थी सर कि सऊदी अरब की इन्वेस्टमेंट गोया बारिश का पहला कतरा होगी। ठीक, इस वक्त सूरत हाल ये है कि दुनिया ये चाहती है कि यहाँ इन्वेस्टमेंट आए, और आए कहाँ से आए, इस मामले में कुछ लोगों को शकूक व शुबहात हैं। ठीक, उनको नजर आता है कि चीन तो खड़ा है पाकिस्तान की मदद करने के लिए, वो पुराने लोग चले गए जिन्होंने CPEC को लपेटा था और लपेट के पाकिस्तान की तरक्की की रफ्तार को रोका था। जी, अब उनको नजर आता है कि ये उधर जाने का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि इक़्तिसादी तौर पर पाकिस्तान उनका ब्लॉक में चला जाएगा, बल्कि साथ ये भी है कि स्ट्रेटजिकली पाकिस्तान की इस खित्ते में जो अहमियत है विज़ा विज़ इंडिया, चाइना, सारा, उसमें फिर ये बैलेंस जो है शिफ्ट हो जाएगा। ठीक, उस मामले में वो बैलेंस करना चाहते हैं। उनका पता है पाकिस्तान चीन का इतना करीबी दोस्त है कि उसे जाना है, उससे जो इन्वेस्टमेंट वहां से, चुनाचे वो सारे दोस्त मुल्क जो कि वेस्ट के ब्लॉक पे हैं, यानी हमारे इस्लामी मुल्क भी हैं, कोई शक नहीं इसमें, लेकिन वेस्ट के ब्लॉक पे हैं, वो उनसे कहा जा रहा है कि कम से कम आप, चूंकि इस्लाम का नाम भी लेते हैं, इस्लाम के दोस्त भी हैं, आप मुसलमान मुल्क भी हैं, आप पाकिस्तान की मदद करें, आगे आए, ताकि पाकिस्तान किसी तरह से इस मरहले पर इस तरफ जाने की ना सोचे और आगे बढ़े। ये यकीनी तौर पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए मैंने कहा कि बारिश का पहला खतरा है। ठीक, सऊदी अरब कहते हैं, वहां उनके वजीर खजाना कहता है कि पहले तो हम टैक्स नहीं लगाते थे, जो पैसा आता था वो शाही खजाने का पैसा था, आप जिसको चाहते देते थे, अब हम हर चीज़ की देखते हैं फिजिबिलिटी क्या बनती है क्या नहीं बनती है। उन्होंने पाकिस्तान की फिजिबिलिटी भी 1.5-2 साल से रिकोडिक के बारे में खास तौर पर देख रहे हैं। ठीक, हमारे यहाँ आय रिफाइनरी के हवाले से भी वो बहुत गौर कर रहे हैं, और उनको हो सकता है कुछ तहफ़्फ़ुज़ात भी हों कि ये ईरान से तेल ले लेंगे या कुछ और कर लेंगे, बहुत सी बातें कर रहे होंगे, लेकिन उन्हें आना पड़ेगा। जब हम पाकिस्तान सऊदी अरब के ताल्लुकात के हवाले से जब भी बात करते हैं तो एक दीनी हमारा बड़ी वाबस्तगी है सऊदी अरब के साथ, और एक ख़ास ताल्लुक है। ये सलमान ठीक कह रहे थे कि पाकिस्तान का जो हुक्मरान भी है वो वहाँ सबसे पहले भाई बानी PTI कहाँ गए थे, वही गए थे जी। हर एक वहां जाता है, लेकिन बात यह है कि वो किनकी सुनते हैं जी। चीन ने जब CPEC का एक तैयार किया था मंसूबा, तो पैसा उस वक्त खोला था जब हुकूमत इनकी लोगों की आई, मियां नवाज शरीफ साहब इनकी हुकूमत में इन्वेस्टमेंट करने को चीन भी बेहतर समझता है, सऊदीया भी बेहतर समझता है, और UAE भी गालबन यही समझता है कि यही सेफेस्ट है। आपने सेफेस्ट देखना है, तो ये इस हुकूमत की एक स्ट्रांग पॉइंट है। ठीक, इसे हमें इसे अगर दुनिया के सामने पेश करें तो हम बड़ा फायदा उठा सकते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और सजाद मीर साहब जिस तरीके से बात करें कि एतमाद का रिश्ता भी एक बहुत बड़ा होता है। हमने PTI के दौर में खसूसन देखा कि उन्होंने तो दोस्त ममालिक को भी नाराज़ कर दिया। अब जबकि हम शहबाज शरीफ साहब का दौर हुकूमत जो PDM का 16 माह का गवर्नमेंट का दौर था वो भी देखें, गुज़िश्ता दौर हुकूमत मियां नवाज शरीफ साहब का जो 2013 से 18 था उसमें भी देखें, जिस तरह आप बात करते हैं कि 2017 में पाकिस्तान टेक ऑफ कर चुका था, पाकिस्तान की माशी सूरत हाल बड़ी बेहतर थी, लेकिन उस वक्त एक अकामा
का केस हुआ, नवाज शरीफ साहब को निकाला गया, फिर जिस तरीके से वो किधर सारी गया वो सारा कुछ, जी किधर गया? देखें, बात है कि अगर पाकिस्तान ने आगे की तरफ बढ़ना है तो फिर इस्लामाबाद के अंदर बैठ के सोचना पड़ेगा सही कि ये हम इस तरह के तजर्बात के, इस तरह के तमाशों के मुतम्मल नहीं हो सकते जिस तरह का तमाशा लगाया गया था। देखिए, अभी जो बात की गई कि हमारे हुक्मरान जो वहाँ जाते हैं, हमारे हुक्मरानों की, हमारे सियासतदानों की या पाकिस्तान के अवाम की सऊदी अरब जाने की बड़ी वजह ये है कि वहाँ हमारा खाना काबा है, बिल्कुल, वहाँ रोज़ा रसूल है, रोज़ा रसूल हमारी एक जज्बाती वाबस्तगी है। बिल्कुल। और मैं उमर आपको बताऊं, मुझे भी अल्लाह ताला ने ये मौका कुछ अर्सा पहले ही आपने उम्र की अदायगी कि मैं मेरा रोना उस वक्त निकला जब मैंने खाना काबा के साथ एक आम आदमी को लिपटे हुए पाकिस्तान के लिए दुआएं करते रहे, और मैं खड़ा ये सोच रहा था कि इस शख्स को पाकिस्तान ने क्या दिया होगा कि वो शख्स लिपटा हुआ पाकिस्तान के लिए दुआ कर रहा था। और मैं हकीकतन आपको बताऊं, आज इस कैफियत में हम आ चुके हैं। ये हमारा एक कौमी सियासी अलमिया है कि हम न्यूक्लियर पाकिस्तान हैं, लेकिन हम सहारे तलाश कर रहे हैं। फरेब ज़िंदगी है, सहारों की ज़िंदगी। इस मुल्क ने हमें बहुत कुछ दिया है, लेकिन हम इस बात का जायज़ा नहीं लेते कि हमने इस मुल्क को क्या दिया। और मैंने जैसे आपको 2017 की मिसाल दी है, देखिए नवाज शरीफ साहब इक़्तिदार में आए, नवाज शरीफ साहब चले गए, वो पाकिस्तान की एक सियासी हकीकत थे और हैं। बिल्कुल, मुझे इस बात से गरज नहीं है, मुझे इस बात से गरज है कि उस वक्त पाकिस्तान के अंदर नाउमीदी नहीं थी। बिल्कुल, उस दौर में नहीं। उस वक्त लोगों को, उस वक्त आपका डॉलर 105 में था, आपका आटा 35 रुपए किलो था, आपकी चीनी 55 रुपए किलो थी, और दुनिया भर से आपके राब्ते थे। और उस वक्त सी पैक एक उम्मीद का मजर था। और मैं आज भी कहता हूँ वो सी पैक की लड़ाई थी, इसलिए कि हमारे दुश्मन को पता था आपने ये जो दफाई एतबार से यहाँ तक पहुंचे। देखिए, ये चलिए अच्छी बात, आज ये गवाह बैठे हैं कि जब जेल में हम मिलने गए नवाज शरीफ साहब को, इनसे पूछा, उन्होंने मेरी तरफ देख के क्या कहा था? उन्होंने कहा कि तुम्हें पता है ना कि मैं यहाँ क्यों बैठा हूँ, तुमने मुझे चीन में बताया था। बात ये कि सी पैक हो रहा था, तो इसलिए नवाज शरीफ साहब को वन बेल्ट वन रोड कॉन्फ्रेंस थी, और मैंने प्रेसिडेंट शी की स्पीच सुनी। वो पाकिस्तान की बात कर रहे थे, वो गवादर की बात कर रहे थे, वो सी पैक की बात कर रहे थे, तो लोग बड़े खुश थे। लेकिन वहाँ पर इंटरनेशनल फोर्सेस भी मौजूद थी। नवाज शरीफ साहब होटल के बाहर जब वापस आए अपनी अहलिया मोहतरमा के साथ, तो मैं सामने गया तो उन्होंने कहा कि कुछ परेशान लग रहे हैं आप। तो मैंने कहा जी। कहते क्यों? मैंने कहा प्रेसिडेंट शी की स्पीच से। कहते स्पीच तो बहुत अच्छी थी। तो मैंने कहा जी कि यहाँ पर इंटरनेशनल फोर्सेस भी मौजूद हैं, सी पैक उनको वो हजम नहीं कर पाएंगे। और आज भी मैं समझता हूँ, देखें अभी मीर साहब जिस ब्लॉक की बात कर रहे हैं कि ये ठीक है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने अपने इंतखाब के मौका पर कहा कि हम किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेंगे। प्राइम मिनिस्टर का यही कहना बनता है, लेकिन मेरे पाकिस्तानी जर्नलिस्ट होने की हैसियत से मैं आज भी समझता हूँ कि चीन आपका दोस्त है। जिस पे आप इंतजार करते जा रहे हैं वो हमारा दोस्त नहीं रहा, इसलिए कि इस दहशतगर्दी की जंग बुनियादी तौर पर अमेरिका की जंग थी। लड़वाई हमसे गई, 60-70 हज़ार लोग हमारे शहीद हो गए, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया, और उसने वजन किसके साथ डाला? इंडिया के साथ। और आज ये जो आपका मगरबी बॉर्डर पे जो कुछ हो रहा है, ये सिर्फ टीटीपी नहीं है, ये असला किनका है, इनको फंड्स कौन करता है, इनको थपकी कौन देता है? आप जरा थोड़ा सा एनालिसिस करके देखें। हमें अपने दोस्त और दुश्मन की पहचान होनी चाहिए। और मैं भी समझता हूँ, आप लाख कहें कि जी हम किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेंगे, चीन पाकिस्तान की तरफ देखता रहेगा। पाकिस्तान की एक इलाकाई अहमियत और हैसियत है, और ये पाकिस्तान था जिसने आज से 10 साल पहले कहा था कि इस खित्ते के फैसले पाकिस्तान इस खित्ते में होने चाहिए। और एक चीनी प्राइम मिनिस्टर ने आपकी पार्लियामेंट से खिताब करते हुए कहा था कि दूर के रिश्तेदार से करीब का हमसाया बेहतर है। लिहाजा अगर प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट के फ्लोर पे कहते हैं कि हम किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेंगे, ये उनकी एक हिकमत अमली है। लेकिन हम चीन को ज़ाया नहीं कर सकते। चीन बुरे वक्त में हमारे साथ खड़ा रहा है और हम भी उनके काम आए। देखिए, जब हम सऊदी अरब की बात कर रहे हैं तो सऊदी अरब आपके साथ खड़ा बहुत मुश्किल वक्त में। मैं आपको याद करो 10 वाक़यात में बता सकता हूँ कि पाकिस्तान ने जब न्यूक्लियर पावर बना है, उस वक्त का प्राइम मिनिस्टर जो था, मैं खुद उनके साथ राब्ते में था, उन पर प्रेशर था। कौन सी लालच उनको नहीं दी गई कि $5 अरब तो उनको ओपनली कहा गया हम पाकिस्तान को देंगे। उनको कहा कि आपके लिए भी बहुत सारे वादे वईद हैं, आपने ये काम नहीं करना, इससे खित्ता गैर मुस्तहकम होगा। और नवाज शरीफ साहब को पता था कि इसकी कीमत ये है कि वो इक़्तिदार में नहीं रहेंगे। इक़्तिदार में वो नहीं रहे, लेकिन उन्होंने धमाके किए। सियासतदानों का ड्यू क्रेडिट हम सियासतदानों को देते नहीं हैं। देखिए, भुट्टो साहब का केस था, भुट्टो साहब की सियासत से आप 10 इख्तलाफ करेंगे,
मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं कि वो नवाब मोहम्मद अहमद खान के कत्ल के मुलजम के तौर पर उन्हें फांसी चढ़ाए। देख लें, वही अदालत उज़्मा। क्या इनको नहीं पूछना चाहिए कि पाकिस्तान के एक सियासतदान को आपने फांसी पे चढ़ा दिया और बाद में आप बैठ के चैनलों पे कह रहे हैं हम पे प्रेशर था? और यार आपने पाकिस्तान की सियासी तारीख को मसख किया है और सियासतदानों को टारगेट करना बहुत आसान है। मैं आज भी समझता हूँ। देखें, एक सियासतदान होता है जो दुनिया भर में जाके पाकिस्तान की खातिर मांगता है। और ये शहबाज शरीफ साहब, मुझे बड़ा मैं एम्बेरस हुआ जब उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि IMF से मुआहदे की कीमत क्या है, कि IMF क्या है। देखिए, मैं बार बार एक बात कहता हूँ, मैं नाकद हूँ उनका कि बात यह कि जब तक आप पाकिस्तान की अशराफिया को टैक्स नेट में नहीं लाएंगे, उन पर लोड नहीं डालेंगे, हम नहीं निकल सकते क्राइसिस में। और मैं नहीं कह रहा, ये आपकी UNDP की रिपोर्ट कह रही है कि $17.5 अरब पाकिस्तान की अशराफिया और पाकिस्तान के हुक्मरान तबके की अयाशियों और मराहत पे खर्च होते हैं। आज जब बिजली, गैस और पेट्रोलियम की कीमतों ने आम आदमी की तो जिंदगी जीवन की है, उनका तो चूल्हा नहीं जल रहा लेकिन जिनके चूल्हे जल रहे हैं, जिनकी गाड़ियां चल रही हैं, जिनके घर AC चल रहे हैं, सिर्फ ये मामला उनको नहीं चुभते जो इसके बिल खुद नहीं देते। तो बात यह कि शहबाज शरीफ साहब बड़े फैसले करें और जिस दिन वो बड़े फैसले करेंगे कौम उनके पीछे खड़ी होगी। देखिए, वो कौम का मकसद देखें, जमहूरियत क्या होता है? जमहूरियत में आम आदमी की जिंदगी को देखा जाता है कि क्या आम आदमी की जिंदगियों में इत्मीनान आया है। मेरा ख्याल अभी तक नहीं आया। तो मैं समझता हूँ कि इस जमहूरियत के समरात आम आदमी तक पहुंचने, जमहूरियत के समरात आम आदमी तक पहुंचने चाहिए। सलमान गनी साहब का कहना है। अभी प्रोग्राम का सिलसिला जारी, इस पर मजीद भी बात करेंगे, लेकिन वक्त हो रहा है ब्रेक का। वेलकम बैक। सजाद मीर साहब, अभी हम बात करें जो पाकिस्तान को चैलेंजेस हैं, उनमें से एक चैलेंज जो है वो दहशतगर्दी का है। उसका दोबारा सामना करना पड़ा। 2013 के पाकिस्तान का जब हम जिक्र करते हैं तो सबसे बड़े 2 चैलेंजेस थे, मुझे याद है कि एक तो दहशतगर्दी उस वक्त अरूज पर थी, दूसरा तवानाई बहरान था। 18-18 घंटे 16-16 घंटे लोड शेडिंग में होते थे। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब का वो दौरे हुकूमत 2013 से 2018 का जब हम जिक्र करते हैं तो जब 2017 थी तो ना सिर्फ लोड शेडिंग का खात्मा हो चुका था तकरीबन, बल्कि दहशतगर्दी को भी कंट्रोल कर लिया गया था। लेकिन अब फिर हम देखते हैं कि दोबारा से ये वाक़यात जो हैं वो होना शुरू हो गए। ठीक बात है जी। यानी कि वो ज़माना था कि जब नवाज शरीफ ने वाक़या हुआ पेशावर में आर्मी पब्लिक स्कूल का, तो उन्होंने जो कॉन्फ्रेंस बुलाई उसमें बानी PTI को अपने साथ बिठाया और वाहिद मौका था जब वो इकट्ठे बैठे हैं, उन्होंने बात की है, वरना वो किसी और वो मुज़ाकरात के कायल ही नहीं है पार्टी हमारी अपोजिशन जो है। इन्होंने हर तरीके से एक तरह का कंसेंसस पैदा करने की कोशिश की और फौज को बिल्कुल इस बात का मैंडेट दिया कि आप इनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। उसको रद्दुल फसाद कहें या कुछ कहें, नाम दें, उन्होंने इस पर भरपूर कार्रवाई की। नतीजा ये था कि दुश्मन जो था हमारी सरहदों से बाहर चला गया। अब जबकि अफगानिस्तान में हुकूमत ऐसी आ गई है जिनके बारे में हमारा ख्याल है कि तालिबान की हुकूमत है, ये हमारे ऐसे लोग हैं जो हमारे बारे में एक अच्छी राय रखते हैं। मैं गया हूँ तालिबान के, जब एक तरह का जलालाबाद के बारे में ख्याल था कल उस पर अटैक होगा, समरखेल छावनी वहाँ से 12 किलोमीटर दूर थी, वो लोग हाथ रख के कहते थे पाकिस्तान तो हमारी जान है, ये हालत थी उसकी। ये मुशर्रफ साहब ने आकर सत्यानाश कर दिया। अमेरिका के कहने पर जो पॉलिसी बनी उसके नतीजे के तौर पर हमारे यहाँ बहुत से प्रॉब्लम पैदा हुए और आज हम कहते हैं कि जनाब हमें हाउस इन ऑर्डर करना चाहिए। हमारे यही वज़ीर दफ़ा, पहले वज़ीर दफ़ा थे, उन्होंने कहा कि हम हाउस इन ऑर्डर करना चाहिए। अब हर एक आदमी कहता हाउस इन ऑर्डर करना चाहिए। हाउस इन ऑर्डर करने का मतलब ये नहीं था, हमारी पिछले लोगों ने इसका मतलब ये लिया कि उनको पाकिस्तान में आने दो, असला समेत आने दो, उनको जहाँ गढ़ पैदा करने दो, उन्होंने फिर टेररिज्म शुरू कर दी। हमें उनको एंगेज करना है, हमें हम पूछना है कि तुम्हारे पास ये असला जो है ये गैर मुल्की बल्कि अमरीकी असला कहाँ से आया है? जी। अमरीका कहता है हमने नहीं दिया है, हम जो असला वहां के अफगान फौजियों को छोड़ के आए थे ये उन्होंने उनसे छीन लिया है। छीन क्या लिया? वो डिफेक्ट कर गए जी, वो डर गए हैं तालिबान से। अच्छा, तालिबान से डरे हैं, अफगान तालिबान से। ये पाकिस्तानी PTI क्या चीज है जिसको वो कहते हैं कि हमारी सरजमीन किसी गैर मुल्क के लिए इस्तेमाल नहीं की जाएगी, हो रही है। फिर अगर हम उसके बारे में कोई पाबंदी लगाते हैं,
पाकिस्तान ट्रांजिट रास्ता। तो इसके बारे में जहां सिर्फ हमें खारजा पॉलिसी के लिहाज से बल्कि प्रैक्टिकली बड़ी एक इस हिकमत अमली की जरूरत है कि हम टेररिज्म का खात्मा करें। अब इंडिया ने कह दिया 20 पाकिस्तानी हमने पाकिस्तान में पिछले सन 20 से लेकर आज तक मारे हैं जी। और जो शख्स इंडिया का दुश्मन होता है हम उसको दूसरी सरजमीन में उनके घर जाके मारने की जो है वो मैंडेट रखते हैं। कनाडा के बारे में वो खालिस्तान तहरीक के आर्मी के वो टस से मस नहीं हो रहे। अमेरिका प्रोटेस्ट कर रहा है कि मेरे यहाँ आप खालिस्तान के रहनुमा को मारना चाहते हैं, वो टस से मस नहीं हो रहे। भाई यूं नहीं चलेगा, आपको आलमी सतह पर एक राय आमा को उनके बारे में हवार करना पड़ेगा जी। और बदकिस्मती से उनके साथ ताल्लुकात जो हैं हमारे दोस्तों के भी बहुत अच्छे हैं। एक दोस्त चीन है जिसके ताल्लुकात उनसे अच्छे नहीं है। हमें इस बात को अच्छी तरह समझना चाहिए और हमें अपने दोस्तों को भी समझाना चाहिए कि इसका कोई फायदा नहीं होगा जी। ना उनको फायदा होगा ना दुनिया की किसी और ताकत को फायदा होगा। टेररिज्म पाकिस्तान में खत्म हो सकती है डिप्लोमेसी के जरिए भी, प्रैक्टिकल उनको हिट करने के जरिए भी। अब हमारी बहुत से लोगों की जानें जा रही हैं और अब भी जगह जगह फाइट हो रही है। कराची में हो रही है, बलूचिस्तान में हो रही है, खैबर पख्तूनख्वा में हो रही है, कहाँ कहाँ नहीं हो रही। अभी तक एक बयान आया है कि पंजाब का बड़ा हिस्सा जो है इसमें गैर मुल्की जो है वो मौजूद हैं। गैर कानूनी तौर पे हैं जी, गैर कानूनी तौर पे जो गैर कानूनी तौर पर जी गैर मुल्की जो गैर कानूनी मौजूद है उनका मतलब क्या है? अफगान बशिंदा यहाँ आता है तो हम तो पहचान ही नहीं पाते कि अफगान है या हमारे मुल्क की सरहद के अंदर से आने वाला कोई पख्तून है। हमारे यहाँ तो ये सूरत हाल है ना। लेकिन जब एजेंसियों ने पहचाना है तो उनको मालूम हुआ कि बहुत से उनके स्लीपिंग सेल बने हुए हैं यहाँ जी। अच्छा, और यहाँ बहुत सारे वाकयात होते हैं। अब ये भी एक हमारे दुख की बात है और कहते हैं स्लीपिंग सेल और उसमें पाकिस्तानी इस्तेमाल होते हैं। राग की जो कार्रवाइयां हैं उसमें गैर मुल्कियों से ज्यादा पाकिस्तानी भी इस्तेमाल होते हैं। ये सारी वो सूरत हाल है जिसका सख्ती से नोटिस लेना चाहिए और वो हर वो शख्स जो पाकिस्तान की सलामती सिक्योरिटी के खिलाफ कोई एक दिल में इतनी सी भी जगह रखता है उसको छोड़ना नहीं चाहिए। सही, बिल्कुल। ये हमारा, मैं आप दोहराना चाहता 9 मई का वाकया जो है हमने रियासत पे हमला बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और अब भी ये सूरत हाल है कि हमें इस बारे में गौर करना चाहिए। जो आदमी टेररिज्म, अगर टेररिज्म सियासत में भी आ जाएगी, पॉलिटिकल पार्टियों में भी आ जाएगी, फिर तो हद होगी ना जी। तो हमें इसको रोकना है और इंशाल्लाह रोकेंगे। इंतशार की सियासत सर ख़त्म होनी चाहिए। बिल्कुल बात दुरुस्त कर रहे हैं कि मनफी सियासत, इंतशार की सियासत ना सिर्फ अवाम को नुकसान पहुँचा रही है, मुल्क को नुकसान पहुँचा रही है। सर देखिए, ये बड़ा वैलिड क्वेश्चन है आज की सूरत हाल में। जैसे मैंने पहले कहा कि आपने पाकिस्तान को आगे की तरफ लेके जाना है तो पाकिस्तान को अपना हाउस एंड ऑर्डर करना पड़ेगा और यहाँ सियासी इस्तेहकाम लाना पड़ेगा। पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को आइन और कानून के मुताबिक अपनी सियासत करने का हक हासिल है। लेकिन जो लोग पाकिस्तान की स्टेट पर या पाकिस्तान की स्टेट के अदारों पर हमलावर हुए उनके हवाले से उनके हवाले से ज़ीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। और मैं देखें, पीटीआई की बात की जा रही है, मैं हैरान हूँ कि एक तरफ तो आपका चीफ मिनिस्टर और कैबिनेट कोर कमांडर हाउस में बुलाए जाते हैं इफ्तार और डिनर पे और आप जाते हैं इसलिए कि मसला दहशतगर्दी के सदेबाब का है, क्योंकि पख्तूनख्वा का सूबा टारगेट हो रहा है, उसके मुख्तलिफ इलाकों के अंदर दहशतगर्दी का अमल शुरू है। तो एक यकसुई संजीदगी। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि एक मुफाहमाना अमल चल रहा था उनके दरमियान, लेकिन आप पाकिस्तान की एक लीडरशिप जो जेल के अंदर मौजूद है वो पाकिस्तान के सिपा सलार को टारगेट कर रही है सर। उसकी साख पर असरअंदाज होने किसकी खिदमत की जा रही है? ये एक खास माइंड सेट है। देखिए, मैं आपको बड़ा क्लियर बताऊं, मैं उनको जानता हूं। मैं वो शख्स हूं, जब तहरीक इंसाफ की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी मैंने वो अटेंड की हुई है सर। वो शख्स अपने आप को रियासत और रियासती इदारों से मुबर्रा समझता है। आप उसका तर्ज अमल देखें, वो क्या बात कर रहा है। मैं नाम नहीं लेना चाहता कि देखें पाकिस्तान की जो हमारी फौजी इमलाक है हमारी ताकत का महवर है, हमारी ताकत। क्या इनको ये नहीं पता था कि ये जिस कोर कमांडर हाउस में जा रहे हैं इस पे इन्होंने पथराव किया था, इस पे हमलावर होने की कोशिश की थी। ये अच्छी बात है कि हमारे सिक्योरिटी इदारों ने उनको बुलाया, उनके साथ बैठ के बात की और बात होने के 24 घंटे के बाद एक शख्स जेल में इसे अखबार नवीसों से बातचीत करता है और पाकिस्तान के आर्मी चीफ को टारगेट करने की कोशिश करता है। ये दुश्मन करे तो समझ आती है, अगर पाकिस्तान के अंदर से ये बात हो रही है तो ये लम्हा फिक्री है तहरीक इंसाफ के उन लोगों के लिए। देखिए, मैं नाम लेता हूँ कि बैरिस्टर गौहर आइन और कानून की बात करता है, उनके दिगर लोग जो पाकिस्तान की लीडरशिप में हैं वो कहते हैं कि जी हम उससे अमल का हिस्सा नहीं थे जो अमेरिका के अंदर रियासत और रियासती इदारों के खिलाफ नारेबाजी की गई है।
मैंने उस वक्त भी कहा था, जिस दिन ये वाकया अमेरिका के अंदर मुजाहरा हुआ है, मैंने कहा ये पाकिस्तानी क़यादत उन नहीं करेगी, लेकिन जेल में बैठा बंदा उन करेगा। उसने कहा कि जी हक हासिल है। इस शख्स को पाकिस्तान की सियासत में लॉन्च किसने किया है, इस पे बात होनी चाहिए। और फिर इसे किस तरह पाकिस्तान के मसनद इक़्तिदार पे पहुंचाया गया, मैं आपको बता नहीं सकता किस तरह इस शख्स ने एम्बेरस किया जी। ईरान के विजिट में, ईरान हमारा हमसाया मुल्क है, इसने क्या कहा था वहां पर दहशतगर्दी के हवाले से और पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों के हवाले से, और फिर यहाँ से हमें वजारतें करनी पड़ी। अमेरिका के विजिट पे गए, वहां पर पाकिस्तान के इदारों को एम्बेरस किया है। ये दुश्मन ने कौन सी ऐसी कमी छोड़ी है जो हम पाकिस्तान के अंदर से पूरी कर रहे हैं। देखें उमर सर कि ये बड़ा क्रूशल टाइम है और इस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान के इदारे एक पेज पे नज़र आ रहे हैं, इसलिए कि हमारी सर्वाइवल का इशू है और हमारी सर्वाइवल यकीनी बन सकती है और इंशाल्लाह बनेगी, लेकिन उसके लिए कुर्बानी देनी पड़ेगी। इसके लिए आपको अपनी सियासत से एक एक कदम पीछे आना पड़ेगा, अपने तर्ज अमल पे नज़रसानी करनी पड़ेगी, पाकिस्तान को आगे रखना पड़ेगा, पाकिस्तान के मफादात को तरजीह देनी पड़ेगी। ये नहीं हो सकता कि मेरी सैलरी में से तो टैक्स कट रहा है और मैं यहाँ पर मार्केटों के अंदर देखता हूँ करोड़ों रुपए का बिजनेस करते हैं, 10,000 रुपए टैक्स देने के लिए तैयार नहीं। और अभी आप देखें 1200 रुपए आपने कहा कि 50 लाख लोगों को टैक्स पे शामिल कर रहा है कि 1200 रुपया, वो 10,000 रुपया रिश्वत दे देंगे, वो 1200 रुपए वाले टैक्स नेट में नहीं आएंगे। ये माइंड सेट है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर पोटेंशियल मौजूद है। आप ये जो गवर्नेंस का अमल है, ये महंगाई क्या है जी, महंगाई के अंदर 50 रुपए की चीज 300 रुपए में कैसे होती है? सही, इसलिए कि उसके अंदर एक मिडल मैन का रोल है और मिडल मैन के रोल के साथ आपकी इंतजामी मशीनरी का रोल है। आप जब तक उनकी पकड़ नहीं करेंगे, जब तक कि आप उनके गिर्द कानून का शिकंजा नहीं कसेंगे, मामला आपके दुरुस्त नहीं होंगे। लेकिन अगर आपने मामला दुरुस्त करने हैं, फिर आपको अपनी जात की नफी करनी पड़ेगी, फिर आपको पाकिस्तान को अपनी तरजीह बनाना भी पड़ेगा और नजर भी आना पड़ेगा। यह नहीं हो सकता कि कुछ मामलात आपके लिए दुरुस्त हो, दूसरे के लिए गलत हो, दूसरे को आप टारगेट करें, अपनी जात की आप नफी करने के लिए तैयार न हो। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की सियासी क़यादत नविश्ता दीवार पड़े। ये पाकिस्तान जमहूरी स्ट्रगल के नतीजे में बना था। एक क्रेडिबल लीडरशिप थी, 7 साल के अंदर पाकिस्तान का ख्वाब हकीकत बन गया था, लेकिन अब 75 साल हो गए हैं, हम उखड़ते ही चले जा रहे हैं, कोई पूछने वाला ही नहीं है। सर सियासतदान को पकड़ लो जी, सियासतदान ने लूटा है, इस मुल्क में सब ने लूटा है और सबको पता है कि किसने कैसे कैसे लूटा है। जब तक ये एहतसाबी अमल नहीं होगा, हम एक जिम्मेदार स्टेट नहीं बन सकते। बिल्कुल सर। और सज्जाद मीर साहब, अगर हमने आगे बढ़ना है तो फिर हमें खसूसन आईटी के शोबे में हमने तरक्की करनी है, हमने उस शोबे में आगे बढ़ना है। और प्राइम मिनिस्टर के हवाले से भी जब हम बात करते हैं तो वो भी यही कहते हैं, तालीम के हवाले से खसूसन जिक्र करते हैं कि तालीम के शोबे में हम इनकलाब लाएंगे, बेहतरी लाएंगे और आईटी के ज़रिए जो है वो हमने आगे बढ़ना है। सर इसमें कोई शक नहीं जी कि आईटी में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल मौजूद है, फ्यूचर में बहुत ज़्यादा है जी। अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ गई है जिसमें बहुत सी बातें की जा सकती हैं। इंडिया ने इससे आईटी के शोबे में, जिससे वर्ल्ड इज फ्लैट कहा जाता है, दुनिया चपटी हो गई है, कैसे हो गई है? वहाँ अमेरिका में बैठा हुआ एक आदमी शाम के 5 बजे दफ्तर से उठता है और नोट लिखता है कि मुझे इसके बारे में कुछ डिटेल चाहिए, वो नोट भेज देता है। उस वक्त इंडिया में सुबह के 5 बजे होते हैं या 4 बजे होते हैं, 3 बजे होते हैं, 2 बजे होते हैं या सुबह के 6 बजे होते हैं। वहाँ का आदमी जब दफ्तर में आता है तो उसके पास नोट मौजूद होता है, वो दिन भर काम करता है और उस आदमी के दफ्तर आने से पहले वो चीज़ तैयार करके उनको भेजता है। पाकिस्तान में भी सर, पाकिस्तान नहीं ये कर देता है। इसी से उन्होंने $1 बिलियन कमाए। सर पाकिस्तान में इसका बड़ा पोटेंशियल मौजूद है। बिल्कुल है। हम क्यों नहीं कर सके जी? ये हमारे उमर सैफ ने बताया पिछले दिनों में। उमर सैफ साहब, हाँ, उन्होंने बताया कि भाई आप प्लेटफॉर्म फराहम नहीं करते जी, कि कहाँ बैठ के बंदा काम करे, उनके लिए आप एवेन्यू क्रिएट नहीं करते। वो हम कर देंगे, वो कर देंगे। तो अभी किसी ने कहा कि भाई वो यानी $1 बिलियन से हम $3 बिलियन पर चले जाएंगे इसी साल, अगले साल हम 5 पे 7 पे चले जाएंगे। हम हमारे पोटेंशियल $50 बिलियन का है कम से कम। हम इस शोबे में और सर इसी में ऐड कर रहे हैं कि एक तरफ तो बेरोजगारी का हल भी जो है, देखिए साफ सुथरा इज्जतदार रोजगार, फ्रीलांसिंग का काम करें तो लोगों को रोजगार। मैं आपको बताऊं सर, मैं पिछले दिनों में सियालकोट में रहा अपनी एक जाती मजबूरी की वजह से। जी सर। वहां मैंने बहुत से लोगों से पूछा कि उन्होंने कहा जी यहाँ तो हर आदमी कमा रहा है। मैं क्या मतलब? सही, बिल्कुल। उन्होंने कहा कि ये देखिए, ये स्पोर्ट्स का कारखाना है, दुनिया भर में मशहूर है, ठीक है। इसमें एक कारीगर है, वो 25,000 रुपये 30,000 रुपये तनख्वाह देता है। उसका बेटा थोड़ा पढ़ गया, उसने और काम नहीं किया, उसने ऑनलाइन जो है ना ऑर्डर लिए। सही, देखे ना उन प्रोडक्ट के जो यहाँ सियालकोट में तैयार होती हैं, जो घर घर में तैयार हो रही है, वर्ल्ड कप में जो फुटबॉल में उन प्रोडक्ट को बेचता है, कुछ भी नहीं करता, प्रोडक्ट को बेचता है और पैसे कमाता है। सही।
वहाँ एक साहब मिले, उन्होंने कहा कि क्या, उन्होंने कहा मेरे बड़ों ने हॉकी जो थी उनकी ओलंपिक में सिलेक्ट होगी 2 में 3 में। जर्मन की एक कंपनी ने कहा हमें इसका दे दो फ्रेंचाइज, कहना हमने हमारे बड़ों ने मान के दे दिया, आज तक मैं उसकी रायल्टी खा रहा हूँ। बात यह है कि हमारे यहाँ पोटेंशियल इतना है कि अगर हम उसको बुरुएकार लाएं अकल के जरिए, ये आईटी है ना, ऑनलाइन क्या चीज है जी, अकल के जरिए बुरुएकार लाएं तो हम बहुत कुछ कमा सकते हैं। सिर्फ ये नहीं है कि कॉल सेंटर बनाएंगे हम और बहुत कुछ कर सकते हैं। हमारा नौजवान जो है वो सॉफ्टवेयर डेवलप करता है और डेवलप कर सकता है, उसको आगे बढ़ा सकता है, दुनिया में उसको सेल कर सकता है। हम मौका तो दें ना उसके काम करने का। तो मेरा ख्याल आईटी के सेक्टर में, दूसरा आपने तालीम के शोबे की बात की है, यकीनी तौर पर तालीम के शोबे में अब इसमें उलझे हुए हैं जी सर। वफाक नहीं, सूबे का शोबा है, फिर सूबा फिर अपनी यूनिवर्सिटियों को फाइनेंस करे जी। आप गैरेजेस में यूनिवर्सिटियां खोल देते हैं छोटे छोटे कमरों में, और यूनिवर्सिटियों को फंड कौन फराहम करेगा जी? वो वफाक के पास जितने फंड हो गए उतने आपको अपनी कम से कम 10 यूनिवर्सिटियों को मजबूत यूनिवर्सिटियां बनाना होगा, बिल्कुल, जिसकी दुनिया में एहतराम हो, दुनिया में इज्जत हो। ठीक, वो कहते हैं आईटी से पढ़ के निकलता बंदा, उसको बेसिक का नहीं पता होता। सही। अब ऐसे इदारे बन रहे हैं जो उनको ट्रेनिंग देंगे, जो उन अदारों को कंट्रोल करेंगे। कंट्रोल करने का मतलब ये नहीं कि सरकारी तौर पर, वो उनको हेल्प करेंगे ताकि आपका बंदा जो फारिग होकर निकले उसको नौकरी की जरूरत ना हो, वो अपना ही काम इतना बड़ा कर सके कि जाके आगे बढ़ सके। बिल्कुल ठीक। बेशुमार शोबे हैं जिसमें आप तालीम के जरिए से एक तरह से दुनिया को कंकर कर सकते हैं और करते रहे आप। सही। अमेरिका में आपके डॉक्टर जो छाए हुए हैं जी, आज भी छाए हुए हैं अमेरिका में हालात। तो आप इस मामले में अगर काम करेंगे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में बेहतरीन डॉक्टर्स जो हैं वो यूरोप में पाकिस्तानी डॉक्टर्स हैं। पाकिस्तान, सही कह रहे हैं, बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहे हैं। सलमान गनी साहब, आप क्या कहेंगे? देखिए, बात नौजवानों के किरदार की हो रही है। पाकिस्तान की नौजवान नस्ल बड़ी ज़हीन है। आज पाकिस्तान को एक अच्छे इंजीनियर की, एक अच्छे डॉक्टर की, एक पाकिस्तानी साइंसदान की, एक पाकिस्तानी सियासतदान की, पाकिस्तानी वकील की, पाकिस्तानी मीडिया मैन की ज़रूरत है। लेकिन उमर एक प्लान के तहत पाकिस्तान की नौजवान नस्ल के अंदर नफरत भरी गई है। आप इसे महसूस नहीं करते कि एक पाकिस्तान के अंदर फर्स्ट क्रिएट किया गया है, और वो लोग जो पाकिस्तान की नौजवान नस्ल के हवाले से कहते थे उन्हें हम पाकिस्तान की सियासत में बड़ा किरदार देंगे, जब उन्हें इक़्तिदार की झंडी नज़र आई तो उन्होंने भी मौका परस्तों को मौका दिया। और पाकिस्तान की नौजवान नस्ल के अंदर एक फ्रस्ट्रेशन है। देखिए, बात यह है कि मैं समझता हूँ, आप ज़रा हज़रत इकबाल को पढ़ के देखें, वो कहते हैं कि दुनिया में जहाँ भी इनकलाब आया है या इनकलाब आना है या मुल्क और कौमों ने तरक्की करनी है तो आपको इन्हिसार नौजवानों पे करना पड़ेगा। आप तहरीक पाकिस्तान के अंदर देखें नौजवानों का किरदार क्या था, कायदे आज़म की तरजीह नौजवान क्यों थे, और आज पाकिस्तान के अंदर नौजवानों के अंदर नफरत, अदावत, गुस्सा, ये सारा कुछ क्यों है? मेरा ख्याल बैसियत कौम में इस पे हमारे सियासतदानों को बैठ के सोचना चाहिए। ये जो सियासतदानों ने आपस में इल्ज़ाम तराशी, गाली गलोच, एक दूसरे के साथ स्कोर सेटल करने का रुझान है, इसने पाकिस्तान को इंतशार और खलफशार के सिवा कुछ नहीं दिया। ये जो तनाव और टकराव, देखें दुनिया का सियासतदान है, हम लोग पढ़ते रहते हैं कि वहाँ पर आप ज़रा तजर्बा देखें, दुनिया की कामयाब जमहूरियतों के अंदर वो लोग डिलीवर करते हैं। वो जब इलेक्शन होता है वो बैठ के इश्यूज पे बहस करते हैं। कोई कहता है कि हम हेल्थ में ये करेंगे, कोई कहता है हम तालीम के, अभी तालीम की बात हो रही थी। दुनिया की जिन अक़वाम ने तरक्की की है उनकी तरजीह एजुकेशन रही है। सही। मैं आपको रिकॉर्ड की बात बताता हूँ। एक तो आप पाकिस्तान की एजुकेशन को अपने बजट के अंदर 3 या 4% देते हैं, उसके बाद आप उन पर कट लगाते हैं यूनिवर्सिटीज़ के। आप तालीम के साथ जब ये संजीदगी जाहिर करते हैं तो फिर पाकिस्तान की नौजवान नस्ल को क्या मौके मिलेंगे? और सबसे अहम बात ये है, देखें ये जो नौकरियों की बात होती है ना, ये पाकिस्तान अब क्लर्क पैदा करने का मुतम्मल नहीं हो सकता। अब आपको नौजवान नस्ल को अकोमोडेट करना पड़ेगा, रोजगार के मौके मिलेंगे जब आपकी सनती तरक्की होगी। और सनती तरक्की और सरमायाकारी का अमल अभी तक तो महसूस नजर आ रहा है। क्यों नजर आ रहा है? इसलिए कि पाकिस्तान के अंदर कुछ अनासर ने एक दुनिया भर में पाकिस्तान की जागलसाई की है। ये जो IMF से बात की जा रही थी कि IMF को लिख रहे हैं जी कि पाकिस्तान के पैसे बंद कर दें, हमने तो आज तक नहीं देखा था कि किसी सियासतदान ने, यहाँ पर सियासतदान फांसी पे चढ़ गए, उन्होंने तो नहीं दुनिया को पावर कराया कि आए हमारे मामलात में टांगे अटकाएं। पाकिस्तान के सियासतदानों को जलावतन होना पड़ा, उन्होंने तो नहीं बाहर जाके पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी इदारों को कहा कि आगे हमारे मामलात में मुदाखलत करें। एक पीर साहब आए हैं, उन्होंने पाकिस्तान के अंदर एक तमाशा लगाया हुआ है, और ये ऐसे नहीं लगाया। ये मैं आपको बड़ा क्लियर कट बता रहा हूँ
ये एक इंटरनेशनल एजेंडा था। जी। उस एजेंडे के मुताबिक न्यूक्लियर पाकिस्तान को गैर मुसाकम करना था, पाकिस्तान के अंदर इंतशार और खलफशार पैदा करना था, लोगों के अंदर अपनी एक जानी कैफियत तारी करनी थी ताकि पाकिस्तान को शैटर की, और उस शैटर किया है, ये मानना चाहिए। आप उसी की और क्यों बात- किया है? जी सर। देखें, इसलिए किया। मुझे ये बताएं कि मैं, ये जो हमारे बैरून मुल्क पाकिस्तानी है, ये हमसे बढ़ के पाकिस्तानी है, बहुत उनका बहुत दिल बात। पाकिस्तान। ये कौन लोग हैं जो दुनिया के मुख्तलिफ इदारों के सामने जाके रियासत पाकिस्तान और रियासती इदारों को टारगेट करते हैं? कोई शख्स उनके पीछे है, एक प्रोग्राम उनके पीछे है, कि माइंड सेट है। इस माइंड सेट को बेनकाब किए बगैर पाकिस्तान के अंदर इस्तेहकाम नहीं आना। और मैं आज आपको एक बात दें, जब हम कहते हैं ना रियासती इदारे, उनकी इज्जत और तकरीम होनी चाहिए। जब तक आप आईने पाकिस्तान पे वापस नहीं जाएंगे, सही। अपने आप को अपने उस किरदार तक महदूद नहीं करेंगे, पाकिस्तान के अंदर इस्तेहकाम नहीं आएगा। पॉलिटिकल पार्टीज भी जमहूरियत के इदारे हैं, सही। और ये जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, इनकी सियासत का महवर जो होता है वो आम आदमी होता अवाम है। होती इन्होंने डिलीवर करना होता है, इन्होंने बताना होता है कि हम बरसकदार आकर पाकिस्तान के अंदर तरक्की और खुशहाली के अमल को आगे लेके जाएंगे, हम आम आदमी को सेहत और एजुकेशन की सहूलतें फराहम करेंगे, उनके लिए रोजगार का बंदोबस्त करेंगे। मैं पूछना चाहता हूँ, ये पिछले 8-10 साल के अंदर देख लें, ये कितने के लोगों को रोजगार फराहम किया गया है, कितना पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम आया है, कितना की तादाद यकजहती कायम की गई है। ये सिलसिला बंद करना पड़ेगा। इसमें मीडिया का अपना रोल है, इसमें सिविल सोसाइटी का अपना रोल है। बात यह कि अब उम्मीद पे बात करनी एक होगी कदम सर। पीछे आके एक दफा, चूंकि सर्वाइवल का इशू है, तो पाकिस्तान को आगे लाना पड़ेगा। पाकिस्तान बड़ी कुर्बानियों के नतीजे में बना हुआ है, पाकिस्तान के अंदर बेहतरीन पोटेंशियल मौजूद है, कुदरती वसाइल से मालामाल। अब सिर्फ आपको अपनी डायरेक्शन दुरुस्त करनी है, और आप जब डायरेक्शन दुरुस्त कर लेंगे और अपनी पॉलिसीज का तसलसल कायम करेंगे, यकसुई और संजीदगी तारी करेंगे, तो हम इस क्राइसिस से निकलेंगे। इंशाल्लाह हम जरूर निकलेंगे। लेकिन बात ये कि आपको अपने रुख से सही सिमत की तरफ मुतय्यन सिमत करना का रुख जो है वो सही तयन करना पड़ेगा। प्रोग्राम का सिलसिला भी जारी है, लेकिन वक्त हो रहा है ब्रेक का। वेलकम बैक। मुल्क की मैशियत के हवाले से हम बात करें, एक तरफ तो प्राइम मिनिस्टर का दौरा सऊदी अरब बड़ा इंपॉर्टेंट है, अहम शख्सियात से मुलाकात भी हो रही है उनकी, लेकिन हम ग्रोथ की बात करें, जब हम अपनी माशी सूरत हाल को बेहतर करने की बात करें, आपका एक बड़ा वसी तजर्बा है सर, आप सीनियर जर्नलिस्ट पे, क्या समझते हैं क्या होना चाहिए? देखें, आज ही शायद या कल शायद गैलप का एक सर्वे आया है जी सर, जिसमें यह कहा गया कि 74% जो ताजर लोग हैं वो कहते हैं कि ये हुकूमत मईशत को नहीं संभाल सकती। क्यों कहते हैं? गैलप का टैक्स सर्वे लग तो रहा हाथ- है। अच्छा उन ठीक, पर टैक्स लग रहा है। सही। हमारा प्रॉब्लम ये है, वो शब्बर ज्यादा बेचारे टैक्स आए देने के थे, लिए तैयार ही नहीं है। वो टैक्स नहीं, रिश्वत देंगे, टैक्स नहीं देंगे। शब्बर ज्यादा आए थे, भागे। जी वो कहते हैं ये टैक्स नहीं देते। सही, देखिए, वो उन्होंने टैक्स का एक काम शुरू किया, वो उसके साथ रियल स्टेट पे, जी वहां भी उसको रोक दिया गया। मैं अब इशारा नहीं करता किसने रोका, क्या करता, उन्होंने नाम भी ले लिया था, जी और वहां किसी और के इंटरेस्ट पैदा हो गए हैं जी। रियल स्टेट पे हम टैक्स नहीं लगाते, एग्रीकल्चर लैंड पे हम टैक्स नहीं लगाते। ताजर कहते हैं कि आप हमारे पास ना आओ, तो इस तरह तो मैशत नहीं संभलती। इस हुकूमत को जो काम करना है, ये जो अनपॉपुलर डिसीजन है, वो यही करनी है जी, कि जो लोग टैक्स नेक्ट में नहीं है सही। उनको टैक्स नेक्ट पे लाना है। सही, और दूसरी बात है कि इस मुल्क की तरक्की जो है टैक्स लगा के सिर्फ पूरी नहीं होगी, सही, आपको ग्रोथ रेट बढ़ाना है। ठीक, ग्रोथ रेट बढ़ाने के लिए आमतौर पर रोका जाता है। अब अगर हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट आनी शुरू हो जाएगी, रिकोडेक में आ जाएगी, आईटी में हम कुछ कमा लेंगे, कुछ और चीजों में कमा लेंगे, कुछ नौजवानों को हम फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे, तो बाद से मामला जो है ना बेहतर। नौजवानों की बात जहां हम कर रहे थे, सलमान भी कर रहे, हम नौजवानों के साथ किया क्या है जी, हम कहते हैं ये हमारा फ्यूचर है। सही, उस फ्यूचर में से 50% से ज्यादा तो वो है जो स्कूल नहीं जाते, बाकी रह गए 50%। उन 50% में हम शिकायत करते हैं कि जी इसमें इतने परसेंट तो मदरसों ने जाया कर दिए। जी, मदरसों में भी हालांकि बेहतरीन हाँ जी, सिस्टम है सर। नहीं जी, मैं बता रहा हूं हमारा। और कुछ परसेंट ऐसा है जो बड़ा सिलेक्टेड है, वो है कि उन अदारों में पढ़ते हैं बहुत ज्यादा पैसे देकर, जो पाकिस्तान में रहना नहीं चाहते, पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं। और एक छोटा सा जो तबका है, बड़ा इंपॉर्टेंट तबका है, उसको हम फैसिलिटेट नहीं करते। सही, वो मिडिल क्लास ही है जी, मिडिल क्लास, उसको हम फैसिलिटी नहीं देते, उसके लिए हम रकम मुख्तस नहीं करते।
तो कैसे हमारा मुल्क आगे बढ़ेगा जी? उसी क्लास को जब आगे लेके चलेंगे और वो लोग जो स्कूलों से बाहर है उनको स्कूलों में लाएंगे, और वो लोग जो कि हमारे निज़ाम तालीम के जरिए से बहुत कुछ सीख रहे हैं उनके निज़ाम तालीम में बेहतरी पैदा करेंगे, तो आप एक ऐसी चेंज लाएंगे कि जिसका कोई जवाब नहीं होगा। लेकिन जब तक आप ये नहीं समझते कि नौजवानों को बदले बगैर, उनकी तालीम के निज़ाम को बेहतर बनाए बगैर, तालीम, नौजवान, ये सारी चीज़ें जो ना आपस में जुड़ी हुई हैं, इनको इकट्ठे लेकर चलेंगे तो इनकलाब आएगा। बिल्कुल ठीक सर। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ साहब ने हफ्ते के रोज़ एक बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें बड़े मुतहरिक भी हैं। उन्होंने ये कहा कि जो ब्लूमबर्ग और जो दीगर रिपोर्ट्स हैं वो ये इशारे दे रही हैं कि हुकूमत जो है वो माशी सूरत हाल अब बेहतर हो रही है। हमारी तरजीह जो है वो माशी सूरत हाल को बेहतर करना, और शहबाज शरीफ साहब का जब नाम आता है तो आप भी जानते हैं कि डूअर के तौर पर वो जाने जाते हैं। कैसे देख रहे हैं, किस तरीके से सिचुएशन? ये बहुत बड़ा चैलेंज है शहबाज शरीफ साहब के लिए, ये कोई आसान काम नहीं है। अच्छी बात है तारड़ साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि किस तरह बैनुल-अक़वामी ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट और सारी पाकिस्तान के हवाले से रिपोर्ट्स दे रहे हैं। आज के दिन का सर पैगाम दे दें सर। आज के दिन का पैगाम मुल्क के हवाले से पाकिस्तान को आगे लेके जाना है। ठीक, मिलकर सब आबाद करें ये दुनिया। हमने पाकिस्तान को आगे लेके जाना है और छोटे मोटे इख्तलाफात जो भी हैं उनको सॉल्व करते रहेंगे, होते रहेंगे वो, लेकिन बड़ा मसला ये है कि पाकिस्तान आगे बढ़े। बिल्कुल सर। सलमान गनी साहब, आज के दिन देखिए बात यह कि रमज़ानुल मुबारक के आखिरी 1-2 रोज़े हैं। मैं समझता हूँ कि ईद उल फितर के मौका पर हमें एक अज़म ज़ाहिर करना होगा कि हम अपनी सोच और अप्रोच को एक पाकिस्तानी बनाएंगे और पाकिस्तानियत का जज्बा पैदा करते हुए पाकिस्तान को इस्तेकाम की मंजिल पे पहुंचाने के लिए जो कुछ कर सके वो ज़रूर करेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सज्जाद मीर साहब सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया, और बहुत बहुत शुक्रिया सलमान गनी साहब सर, आपने भी अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का दौरा सऊदी अरब पर गुफ्तगू की गई, मुल्क की माशी सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई, जबकि प्रोग्राम के आखिर में बस इतना ही कहूँगा कि रमज़ानुल मुबारक के बस आखिरी चंद लम्हात हैं, बहुत ही कम वक्त रह गए। ये महीना कैसे आया, कितनी तेज़ी से गुजरा, किसी को भी मालूम नहीं हुआ, क्योंकि बड़ी बरकतों और रहमतों वाला महीना है। एक एक लम्हा बड़ा कीमती है, और जो पैगाम मेरे मोहतरम सीनियर्स ने दिया, बहुत ही खूबसूरत आज के दिन का दिया कि हम सबको अपनी सोच में पाकिस्तान को लाना है। हम सब ने ये सोचना है कि इस मुल्क ने, इस पाक वतन ने, सरजमीन ने हमें तो बहुत कुछ दिया है, लेकिन हमने इस मुल्क को क्या दिया है, हमें अपने गिरेबान में झांक कर ज़रूर देखना चाहिए। मुझे इजाज़त दें, देखते रहें पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़।